पीयूष, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा तथा मसा ज्ञात करना, यही ना पढ़ रहे थे। और अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे थे। कल दो चीज हम लोग पढ़े। क्या क्या पढ़े? अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा कैसे निकालते हैं। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर लसा और मसा हमको निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। कल जैसे में दो संख्या लेते हैं हम, 420 और मान लो 100। 420 और 100 का अगर हमको लसा और मसा, लसा और मसा ज्ञात करने के लिए बोले कि 420 और 100 का लसा एवं मसा यानी कि एलसीएम वह HCF क्या होगा, तो हमने कल बताया कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किसका किसका? तो 420 का। 420 का क्या अभाज्य गुणनखंड? सबसे पहले 2 से लगाएंगे, यहां पे आएगा 210, फिर 2 से लगाएंगे 105, अब 3 से लगेगा 35, अब 5 से लगेगा 7 और 100 का भी निकालेंगे उसी प्रकार से। 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5। तो दोनों का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो केवल यही निकालेंगे। अगर इसका लसा निकालने के लिए कहे कि इसका लसा 420 का और 100 का, तो सबसे पहले 420 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। और 100 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 100 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। लसा और मसा निकालना है। तो कल बताए थे मसा जब निकालना हो यानी कि HCF जब निकालना हो, HCF जब निकालना हो 420 और 100 का, तो सबसे पहले 420 और 100 में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखेंगे। 420 और 100 में, 420 और 100 में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है उसी को सिर्फ लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, तो कॉमन अभाज्य गुणनखंड 2 है। क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो केवल और केवल हम इसमें क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। और पावर जब बताए कि पावर अगर हमको चढ़ाना हो तो हम क्या लिखेंगे, पावर की बात बताए थे तो पावर में छोटा वाला या बड़ा वाला, तो दोनों में जो छोटा पावर है वह लिखेंगे। तो छोटा पावर यानी कि 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 यहाँ तो सेम है, तो हम 2 के पावर 2 चढ़ा देंगे। और 5 के पावर यहाँ पर 1 है और 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 1 छोटा है तो हम यहाँ पर 5 के पावर 1 लिख देंगे। अगर हमसे बात करेगा 2 के पावर 2 का, तो 2 के पावर 2 कितना होता है 4 अगुने 5, तो हो गया 20। यानी कि 100 HCF ऑफ 420 एंड 100, 420 और 100 का जो मौसा होगा वह कितना होगा बाबू, 20 होगा। बहुत ही आसान है। दो संख्या है 420 और 100, उसका सबसे पहले हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला। सबसे पहले हमने 420 और 100 का अभाज्य गुणनखंड निकाला और 420 का क्या आया, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7।
जब इसकी बात करेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। मौसा निकालने के लिए हमने सबसे पहले आप लोगों को कहा कि दोनों में जो सेम संख्या है, सेम कहने का मतलब सेम गुणनखंड है, उसको लिख देंगे। तो 2 इसमें भी है और 5 इसमें भी, दोनों में 2 और 5 केवल है। 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 7 केवल और केवल 720 में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में 2 और 5 है तो 2 और 5 को ले लिए, तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 और 5 के पावर 1, तो 5, 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 420। सॉरी, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, और यही 20, 420 और 100 का क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। जबकि हम लसा की बात करें, लघुत्तम समापवर्तक की, जब लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हम अलग अलग जितने भी अभाज्य संख्या है सब ले लेंगे। आवाज ये साउंड हो रही है, दोबारा आ रही है। होता है कभी कभी ऐप में हो रहा है, काट के फिर ऊपर। हेलो, रिवर्स सर, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। किसको बात करना है, तो बात जो कर रहा है बाबू, नहीं पर्सनल विचार है तो आराम से आप छोड़ के चले जाओ। सुनने के लिए कहा, आपस में खुद बात कर रहे हो तुम लोग। एक मिनट, हम फिर से लाइव आ रहे हैं। चलिए, तो हम बता रहे थे कि अगर हमको लक्ष्य निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों में जो जितने भी अभाज्य संख्या अलग अलग है सबको लिख देंगे। तो 2 है 5 है 3 है और 7 है, तो सभी को लिख देंगे। 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए और 7 लिख दिए। और पावर, जब पावर की बात करेंगे तो हम बड़ा वाला लिखेंगे। इसमें अगर पावर की बात करेंगे तो बड़ा वाला लिखेंगे। 2 के पावर, यहाँ पर देखेंगे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 के पावर 2। 3 तो एक ही है तो 3 के पावर 1 आ जाएगा। 5 के पावर 2 है इसमें, तो 5 के पावर 2 कर देंगे और 7 एक ही है। तो अब देख लीजिए, 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 गुने 25 गुने 7। अब गुना कर देते हैं, 25 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, और 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21, 21 में 100 का गुना करेंगे तो 2100। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? जिसका अगर कोई गड़बड़ होता है तो आपसे एक बार पीछे चल जाए फिर दोबारा आए, यहां से सब ठीक है। अब तो लसा और मसा, लसा और मसा जो होगा वह 2100 होगा। कितना होगा, 2100। एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वह 20 है, और लसा जो है वह कितना है बाबू, 2100 हो जाएगा। तो यहीं से एक फॉर्मूला भी आता है, जब आप इसको यानी कि लसा को और मसा को आपस में जब गुना कीजिएगा तो वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जब 2100 को आप 20 से गुना कीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई निकालिएगा और दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए एक फॉर्मूला बनता है, लसा गुने मसा, लसा और मसा का जो गुणनफल होता है, लसा और मसा का जो गुणनफल होता है वह दोनों संख्याओं के दोनों संख्याओं के दोनों संख्याओं के दोनों संख्याओं के
गुणनफल के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का लसा और मसा उस दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर अर्थात एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो उस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वह संख्या a इंटू बी के बराबर होता है, संख्या a इंटू बी के बराबर होता है। अगर यहां से एलसीएम की बात करें, हम यहां से पूछेगा कि एलसीएम, अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल पता हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल पता हो और एचसीएफ पता हो, तो एलसीएम हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि एलसीएम इक्वल टू होता है a इंटू बी बटे एचसीएफ, जहां a और b दो संख्याएं हैं, जहां a और b दो संख्याएं हैं। यदि दो संख्या a और b हो और उसका एलसीएम तथा एचसीएफ अगर हम में से कोई एक पता हो तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू होगा a इंटू बी बटे एचसीएफ। हिंदी में जब कहेंगे तो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा भी कह सकते हैं। और एचसीएफ इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा a गुने बी बटे एलसीएम। सिंपल सा बात है, इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे उतार लीजिएगा। चलिए हम जांच कर लेते हैं कि क्या यह सही है या गलत है, क्योंकि जब आप एग्जाम में पूछेगा कि निम्न संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करें तथा सत्यापन की जांच करें, तो क्या करेंगे, लसा और मसा का गुणनफल, लसा गुने मसा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, लसा कितना है 20 और अब इसमें गुना कर देंगे तो 42 1 2 3 0 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों संख्याओं का गुना करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 420 गुने 100 यानी कि 420 पर 2 जीरो और हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो गया बाबू, सेम हो गया। तो यही हमने पढ़ा अभी कि अगर दो संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करते हैं तो उसका गुणनफल जो है वह लसा और मसा के गुणनफल के बराबर ही होता है। आप एक बार इसे लिख लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एक बार और समझा देते हैं इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है और क्या क्या पूछेगा। इस पे सवाल सबसे पहला आ सकता है, फर्स्ट नंबर सवाल, कि यदि एलसीएम यदि एलसीएम या एचसीएफ यहां पर कर दे रहे हैं, यदि एचसीएफ 56, 56 एंड 70 का दे देगा आपको 14, क्या दे दिया 14। यदि 56 और 70 का जो एचसीएफ है वह 14 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तभी हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों कि एलसीएम जो होगा वह दोनों संख्याओं के गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी a इंटू बी बटे एचसीएफ के बराबर होगा। तो a क्या है 56 इंटू 70 बाई 14। अब इसको काट दे
14 से ये कट जाएगा 4 बार में और इसको गुना करेंगे तो 280, यानी कि एलसीएम किसका एलसीएम बाबू, तो 56 और 70 का जो एलसीएम होगा वह कितना हो जाएगा 280। या इसी सवाल को दूसरे ढंग से पूछ सकता है कि दो संख्या दो संख्या दो संख्या दो संख्या दो संख्याओं का लसा एवं मसा लसा एवं मसा क्रमशः दो संख्याओं का लसा एवं मसा क्रमशः 14 एवं 200 सॉरी लसा एवं मसा क्रमशः 280 एवं 14 है। दो संख्याओं का लसा एवं मसा क्रमशः 280 एवं 14 है, जबकि 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 एक संख्या एक संख्या एक संख्या 70 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करे दूसरी संख्या ज्ञात करे दूसरी संख्या ज्ञात करे। सिंपल सा सवाल है दोस्तों। इसी सवालों को अगर हम बात करें यहां से a इंटू बी, यानी कि दो संख्याओं में अगर एक संख्या हमको पता है दूसरी संख्या निकालना है, तो अभी हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो पढ़े हैं दोस्तों। एक संख्या, जबकि एक संख्या कितना है, एक संख्या दे दिया एक एक संख्या दे दिया आपको दोस्तों 70, एक संख्या कितना दे दिया 70, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, तो इसलिए आपको पता है 280 है और इसलिए आपको पता है इसका 14 है, तो बी निकालना है हमको, तो बी क्या हो जाएगा 280 में 14 बटे 56। अब इसको काट दे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 से कटेगा, यानी कि बी को 14 में 4 से गुणा करेंगे 56, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दो ढंग से सवाल पूछ सकता है। एलसीएम में सिर्फ दे देगा एक, एलसीएम या एचसीएफ में से एक दे देगा, दोनों संख्या दे देगा, तो वहां से जब एलसीएम एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछेगा और एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछेगा। तो यह आप ऐसे भी सवालों को बना सकते हैं कि दो संख्याओं का लसा और औसत दे दे और एक संख्या दे दे, तो दूसरा संख्या उससे पूछेगा, तो दूसरा संख्या निकालने का यही तरीका है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो से लिखेंगे क्या, क्योंकि हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे उसके एलसीएम के बराबर होता है, बराबर एलसीएम इसको सॉल्व करके क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे सवाल करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े, हम लोग अभी इस चीज पर ध्यान करना जरूरी है
उसके बाद पूर्ण संख्या में पढ़ेंगे, समीकरण पढ़ेंगे, भाग्य पढ़ेंगे, भाग्य पढ़ेंगे, अभाज्य भी पढ़ेंगे, अभाज्य भी पढ़ेंगे, गुणनखंड समझे, इसका हम लोग और चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, देख रहे हैं। सभी आदमी अपना अपना माइक बंद कर दिए, चुपचाप आदमी। हेलो, अब हम लोग पढ़ेंगे तो एक दो सवाल समझ लेते हैं। पहले सवाल क्या आएगा कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दे देगा ए, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होता है। बी में दे देगा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। सी में दे देगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है। डी में दे देगा धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृत संख्या है। ये चार ऑप्शन है दोस्त। क्या कहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृत संख्या है। तो हम सब पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक, तो हम पूर्णांक के बारे में अभी जाने हैं दोस्तों कि पूर्णांक के अगर यहाँ पे 0 है तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया 1, 2, इस साइड और चलेंगे तो 3, और चलेंगे तो 4, और इस साइड जब आएंगे तो क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या है? इधर की बात करेंगे तो है 1, 2, 3, 4 पर पूर्णांक प्राकृत है। जबकि 0 की बात करेंगे, -1 की बात करेंगे, -2 की बात करेंगे तो यह सब पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो पहला ही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होता है। नहीं, उल्टा रहता तो सही होता। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होता है। यह कथन इसका मतलब गलत हो गया। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। बिल्कुल, प्राकृत संख्या यहां से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, 0 से स्टार्ट होता है। तो हम कोई भी प्राकृत संख्या जब लेंगे तो वह पूर्ण संख्या होगा ही होगा। तो यह कथन सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है। बिल्कुल, यह
पूर्ण संख्या भी है यहाँ से और अपूर्णांक भी है, तो यह भी कथन सत्य है। धनात्मक पूर्णांक ही, धनात्मक पूर्णांक मतलब यह, यहाँ से धनात्मक पूर्णांक ही क्या है, प्राकृत संख्या होता है। बिल्कुल सही, धनात्मक पूर्णांक ही क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। यह भी कथन सत्य है। आपका इसमें से चुनना कौन था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहल का कथन आपका क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। इसमें और क्या पूछ सकता है पूर्णांक में, कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन है दोस्तों, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है कि 1 है कि -1 है, सबसे छोटा पूर्णांक तो हम नहीं बता सकते दोस्तों, क्यों नहीं बता सकते हैं, 1 छोटा 0 से छोटा यह, इससे छोटा यह है, इससे छोटा यह है, इससे छोटा यह, और आगे चलते जाएंगे तो अनगिनत संख्या है, और आगे चलते जाएंगे तो इधर भी अनगिनत संख्या है। तो यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूर्णांक हमसे पूछेगा तो अनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। अगर ऐसे पूछते कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, अब सवाल आया सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, 1। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो यह तो हमारा 1 है और धनात्मक भी है, लेकिन इधर चला जाएंगे तो 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1, ना कि अनलिमिटेड में नहीं चले जाएंगे, क्योंकि धनात्मक तो यहीं पे खत्म हो जाता है, इधर से तो ऋणात्मक स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हमसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। देखिए सब कुछ जानते हुए भी सवाल जब नहीं कीजिएगा तो गलत होगा, इसीलिए हम आपको बहुत सारा सवाल करवाएंगे अभी। और उसके बाद देख लीजिए, अगर हमसे पूछेगा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा बाबू, -1 हो जाएगा, क्योंकि -2, -3, -4 सब छोटा होते चला जाएगा, जबकि -1 सबसे बड़ा है। 0 ऋणात्मक खत्म हो जाता है यहीं पे, इसलिए सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा -1 और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 1। इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो और पूर्णांक के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जहां पे भी मौका मिले तो। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, जो आपके मेन यही है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दो चीज तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आप लोग बच्चे से मतलब 7वां 8वां में पढ़ना था। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता। माइक बंद कर लीजिए, हम बोल रहे हैं, हम खुद से क्वेश्चन करेंगे, काहे की आवाज ऐसे टकराने लगता है, हम सारा बात खुद बता रहे हैं। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, थोड़ा समझ लीजिए, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां 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 P तथा Q पूर्णांक हो, P तथा Q पूर्णांक हो, परंतु Q बराबर 0 नहीं हो। क्या बताया परिमेय संख्या का डिफिनेशन, रेशनल नंबर कहते हैं इसको। रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। संख्या ऐसे बोलेंगे, संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक हो,
परंतु Q बराबर 0 नहीं। अथवा अथवा एक डिफिनेशन और है इसका, वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे 9th में अपने दशमलव प्रसार निकाला हुआ किसी संख्या का, तो शांत होता है या अशांत होता है। फिर अशांत जब देखेंगे तो वह दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा दोस्तों, क्या कहे हम परिमेय संख्या का डिफिनीशन। हमसे अगर कहा कि क्या √3/4 परिमेय संख्या है, तो अगर हम ये बात नहीं लिखेंगे तो गलत कैसे हो जाएगा, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्त यह तो P/Q के रूप में है, लेकिन दूसरा बात क्या कहता है कि P और Q पूर्णांक हो। तो √3 पूर्णांक तो नहीं है, पूर्णांक तो अभी हम लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, इधर और आगे चले जाएंगे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। लेकिन बाकी जो होता है रूट में, ये सब पूर्णांक नहीं होता, तो यह आपका परिमेय संख्या भी नहीं होगा। √3/4 हमसे पूछे कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो कहेंगे नहीं। तो यह बात तो समझ में आ गया कि तो होगा क्या, तो 1/2 हो गया, -1/3 हो गया, 8/11 हो गया, 11/8 हो गया, या कुछ भी लिख दे, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो, लेकिन नीचे 0 नहीं हो। नीचे क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, तो वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो परंतु Q बराबर 0 नहीं। अथवा दूसरा एक डिफिनीशन है कि वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती हो। तो पहले शांत अशांत समझते हैं क्या है दोस्तों, यह क्या लफड़ा है। आप लोग 9th में पढ़े होइएगा, एक संख्या अगर उसमें हम भाग करते हैं किसी संख्या से, जैसे में अगर हम 5 में 8 से भाग करें, तो दोस्तों एक चीज देखेंगे कि कहीं एक निश्चित सीमा के बाद, जैसे में हम 5 से 8 से भाग कर रहे हैं, तो नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, फिर यहाँ पे या 0 बार में लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे भाग दिया जाता है 0.0, 8 पंचे 40 लगाएंगे। अब नहीं, अभी तो 6 से लग सकता है इसमें, तो 8 छक 48, 2 आ जाएगा, फिर एक 0 दे सकते हैं, 8 दूना 16 आ जाएगा, 4 और एक 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40। तो क्या देख रहे हैं कि एक निश्चित सीमा के बाद यह कट जा रहा है, जबकि वहीं पे अगर हम मान लेते हैं कि 1/6 को हम भाग करेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, 1 में अगर 6 में या 10 में अगर मान लो कि भाग करना है, 10/6 निकालना है, तो 10/6 कर दी या 3 कर लीजिए, तो 3 से लगेगा 3 तिहाई 9, 1.0, 3 तिहाई 9, 1। अब जिंदगी भर काटते रहिए, फिर भी यह कभी कटेगा नहीं, हमेशा 1 शेष बच जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे। तो ऐसा अनगिनत संख्याएं हैं जिसमें आप जब भाग दीजिएगा तो वह कभी कटेगा ही नहीं। एक तो निश्चित सीमा के बाद क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और दूसरा जो है वह कटेगा ही नहीं। तो जो कट जाएगा उसको कहते हैं शांत, जो कट गया उसको कहते हैं शांत, जो नहीं कटा उसको कहते हैं अशांत। फिर अशांत को जब पढ़ेंगे तो वह 2 प्रकार के आएगा। शांत तो बेचारा कट गया, वह अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन अशांत 2 ढंग से आएगा। क्या क्या आएगा, जैसे में अभी हम 10 में 3 से भाग किए, तो 3.333 ये आ रहा था। अब हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे 333 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि भाग दिए 12.121212 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 12.1212 बार बार आ रहा है, या 5.433
2 आ रहा है। तो दोस्तों यह पता चल रहा है कि किसी संख्या जब हम भाग दिए तो 5.432 और उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो इसको कहते हैं अशांत तो है, यह कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको अशांत तो कहेंगे। लेकिन एक क्या आएगा, एक मान लेते हैं कि लिख दिए 5.12131 मतलब इस प्रकार से कुछ भी लिख दिए, यानी कि 1 2 आया, 1 3 आया, 5 7 6 3, यानी कि इसका कोई पते नहीं है कि क्या आने वाला है नहीं आने वाला। तो एक टाइप का यह हो गया और बाकी यह टाइप हो गया। तो अशांत को 2 भागों में बांट देंगे हम दोस्तों। अशांत को 2 भागों में बांटेंगे। क्या क्या? सबसे पहले क्या, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार 2 होता है, एक तो शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत में क्या पता है कि 4.125 लिख दिए, 8.1 लिख दिए, 9.2 ये लिख दिए, कुछ भी लिख दिए। अगर निश्चित सीमा के बाद वह अगर मान लो कि कट गया, निश्चित सीमा के बाद वह कट गया तो वह शांत कहलाएगा। जब वह कटेगा ही नहीं, 4.532 डॉट डॉट आ गया, 2 2 ये डॉट डॉट आ गया, 6.123 डॉट डॉट आ गया, या 7.1514536 इस प्रकार से कुछ आ रहा है दोस्तों। तो अशांत हो गया। अशांत को 2 भागों में बांटेंगे। अशांत को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, आवर्ती और एक को बांटेंगे अनावर्ती। आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति, जिसका बार बार एक ही संख्या या निश्चित संख्या दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, उसका पुनरावृत्ति होगा। दशमलव के बाद वह बार बार आएगा। जब कोई संख्या या निश्चित संख्या, एक संख्या भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या तो संख्या एक नहीं तो संख्या का समूह, उसी संख्या का जब रिपीटिशन होगा तो उसको कहेंगे अशांत आवर्ती। उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अशांत आवर्ती। जबकि जिस संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होगा, ये संख्या आपके पास में है 7.15145367, मतलब इस प्रकार से कुछ आ रहा है, तो उसको कहेंगे अनावर्ती। जब संख्या का पुनरावृत्ति होगा, किसी निश्चित संख्या का पुनरावृत्ति होगा तो उसको कहेंगे अशांत आवर्ती। और जिसका पुनरावृत्ति नहीं होगा, जैसे में आप √3 का मान निकालिएगा, √2 का मान निकालिएगा, √11 या 7 का मान निकालिएगा, तो वह आपका मान जो आएगा एक कोई भी संख्या आ सकता है, मतलब कि निश्चित नहीं होता है। जबकि आप 20/3 निकालिएगा, 11/24 निकालिएगा, 5/30 5/36 निकालिएगा, तो यह संख्या सब क्या होगा, अशांत तो होगा लेकिन आवर्ती होगा। जबकि इस संख्या सबको निकालिएगा दोस्तों तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपको, वह आपका पुनरावृत्ति नहीं होगा, तो उसको कहेंगे अनावर्ती। उसको क्या कहेंगे, अनावर्ती। तो अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम क्या कहेंगे, वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती हो। शांत अथवा अशांत, यानी कि अगर हम अभी बताएं कि 7/10 निकालेंगे तो 0.7 आएगा। अगर हम 11/20 निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा तो वह शांत होगा, और यह अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा। तो यह भी प्रमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है। जबकि यह सब क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। यही आपका अपरिमेय संख्या है, यही आपका अपरिमेय संख्या है। तो एग्जाम में एक बात और पूछता है आप लोगों को एग्जाम में कि बिना भाग दिए बताए, क्या कहेगा, बिना भाग दिए बताए कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। केवल देखकर आपको बता देना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत। तो दोस्तों अभी पहले ये एक बार हम सीख ले शांत अशांत, और फिर परिमेय संख्या को एक बार फिर से देखेंगे।
थोड़ा समझिए, हम क्या कहें कि अगर हम किसी संख्या यानी कि कोई संख्या लिखा हुआ है 11/25, जब 11/25 लिखा हुआ है या 12/25 लिखा हुआ है, 11/30 लिखा हुआ है, 50/6 लिखा हुआ है, हमसे पूछेगा कि इसको जब हम भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। लेकिन भाग देना नहीं है, या हम 11 एक मिनट 11/25 है, 12/25 है, 11/30 है। इसका हमको पता करना है कि शांत है कि अशांत, शांत है अथवा अशांत। तो सबसे पहले इस दोनों को काट कर देखेंगे। सबसे पहले अगर कटने वाला होगा तो इसको काट देंगे। जैसे में अगर लिखा हुआ है 15/24, हमसे पूछा यह, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्त, यह कटने वाला है, 3 से यह कट जाएगा, 3/3, और ये कट जाएगा 50, ये कट जाएगा 3 से, 3/3 9, और 7×3 21, ये आ जाएगा आपका 150। ये कट जाएगा, इसको हम और कर दे 72, तो 5 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। तो सबसे पहले कटने वाला होगा, यानी कि उसको विभाजित करके P/Q को ऐसा लिख दे कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उसके बाद Q का गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद Q का क्या निकालेंगे बाबू, गुणनखंड। उसके बाद Q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कौन सा, अभाज्य गुणनखंड। जैसे में Q इसमें कितना है, Q यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, तो 25 का निकालेंगे। नहीं, ऊपर को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बाकी सबको काट देना है। अगर कटने वाला है, विभाजित होने वाला है, तो काट देना है। किस रूप में लियाना है, P और Q को इस प्रकार से काट देना है कि इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो काटने के बाद क्या करना है, Q का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 11/25 हमसे पूछे कि जब हम इसमें भाग करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत, तो हम क्या कहें, इसको हम कहें कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तब जब निकालिएगा तो 5 के पावर क्या आ जाएगा, 2। जब 11/30 को निकालिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 11/2 × 3 × 5। अगर हम 50 का देखें या 12/25 का देखें तो क्या आया, 12/5 × 5। अगर हम 7/40 का देखें, 7/40 का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/40 का देखें तो 2 के पावर 3 आएगा और गुने 5 आएगा। 40 का गुणनखंड निकालना अभी सीखे थे कुछ देर पहले, कितना से लगेगा, 2 से 30, फिर इसी प्रकार से निकालिएगा तो आपको आ जाएगा। तो 2 बात ध्यान देख रहे हैं, उसका गुणनखंड किसका निकालेंगे, तो Q का। अगर Q का गुणनखंड निकाले और उसमें केवल 2 और 5 हो, क्या हो, 2 और 5, 2 और 5 हो, यानी कि मान लेते हैं कि यह पति है और यह पत्नी है। अगर दोनों है तो घर में कोई बात नहीं है, शांति रहेगा। केवल 2 है तब भी शांत रहेगा, केवल 5 है तब भी शांत रहेगा। लाइट, हाँ लाइट कट गई। अब ठीक है, हाँ। तो क्या बता रहे हैं कि केवल 2 हो तब भी क्या होगा, तब भी शांत होगा। केवल 2 हो तब भी क्या होगा, शांत। यानी कि अगर Q 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में हो तो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। अब हम देखते हैं किसका किसका शांत होगा। इसमें देखिए तो 25 निकाल ले
तो 2 के पावर 5 है, 2 के पावर क्या है 5। हाँ हाँ, फैन ऑन हो गया। तो आज रहने देते हैं, क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, फिर कल इसी बात को, हाँ कल इसी बात को सीखेंगे कि बिना भाग दिया तो एग्जाम में आता है 2 नंबर में एक सवाल आना ही आना है। ठीक है, कि दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत, उसको निकालना कल सीखेंगे। लेकिन आप लोग को करना क्या है, किताब निकालिएगा गणित का और उसको मिलेगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर बाकी बात चर्चा हम लोग कल करेंगे। और किसी को प्रॉब्लम तो आज बहुत आया हो। हाँ, होमवर्क यही है कि कल वाला जो सवाल दिए थे उसको आप लोग बनाए हैं। जो लोग नहीं बना जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग बना लीजिएगा तो फायदा करेगा। देखिए, जो पढ़ते जाते हैं उसको बनाते हुए चलिए और सीखते हुए चलिए। कहीं प्रॉब्लम होता है तो पूछ सकते हैं, फोन कर भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। लेकिन ज्यादा फोन नहीं करना है कि हर बात पर फोन कर दिए, ऐसा नहीं है। मेरे पास उतना समय रहता नहीं है। क्लास में कोशिश कीजिए पूछने का। और किसी को कोई प्रॉब्लम, सवाल बनेगा और सवाल मिलेगा। कल करना क्या है, इसी का रिवीजन करके आना है जो आप लोग पढ़े हैं। 9th में जो शांत अशांत पढ़े हैं उसको एक बार देख के आइएगा। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए, ठीक है तो